जैसे उसकी डेथ हुई तो वहाँ पे तो पहले एफआईआर दर्ज था नरेश के नाम पे। जी, अफ्रीका में क्या एफआईआर थी दर्ज? एफआईआर यही थी कि चोरी का गबन किया हुआ है इसने। ये कंपनी ने नरेश पे करा रखा। हाँ। इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड jeweler तनिष्क अब आ गया है वैशाली नगर अजमेर में। For bigger and better shopping experience, visit Tanishq near Reliance Fresh, Vaishali Nagar, Main Road, Ajmer. अजमेर के 25 साल के नरेश फतलानी की अफ्रीका के अंदर मौत हो जाती है और उस मौत के बाद अजमेर के अंदर जमकर बवाल कटता है। अजमेर के कलेक्टर आवास के बाहर परिजन उसके शव को लेकर आते हैं और पोस्टमार्टम की डिमांड करते हैं। इस बीच कैमरून अफ्रीका की हरिओम ट्रेवल नाम की जो कंपनी है उसके ऊपर गंभीर आरोप उसके परिजन भी लगाते हैं और इस बीच में मामला इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि परिवार के लोग कंपनी के ओनर्स पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने की बात करते हैं। और इस बीच जब मामला बढ़ता है तो हरिओम ट्रेवल कैमरून अफ्रीका के प्रतिनिधि इस वक्त अजमेर में मौजूद हैं और उनसे हम बातचीत कर रहे हैं कि आखिरकार अजमेर के एक लड़के की हत्या हुई है या ये कोई हादसा है, क्योंकि परिजन पूरी तरीके से इस मामले को हत्या से जोड़कर बता रहे हैं और कई गंभीर आरोप जो हैं कंपनी के ऊपर लगाए हैं। सबसे पहले आपका नाम, आप किस पोजीशन पर इस कंपनी में हैं, ये बताइए। मैं एज अ वर्कर हूँ, सेल्स हूँ मैं भी, और मेरा नाम राहुल है, राहुल हसराजानी। मैं भी हरिओम ट्रेवल्स में ही काम करता हूँ और जो भी आरोप लग रहे हैं ये सारे झूठे आरोप हैं। तो राहुल, पहले तो आप मुझे ये बताइए कि क्या हुआ था, ये पूरा घटनाक्रम, ये दुर्घटना है या वाकई कोई साजिश है, कोई हत्या है, कि क्या कारण है कि इतना बड़ा स्टेप लड़के ने उठाया, कि सुसाइड है या ये कोई मर्डर है? एक्चुअली ये कोई हत्या नहीं है, ये एक्चुअली एक हादसा हुआ है और ये जो भी हुआ है ये हमारी एक, जैसे हम उधर थे तो एक्चुअली क्या था, कुछ लोग आते थे ऑफिस में बवाल मचाते थे। वो आते थे, रोज़ चिल्लम-चाली करते थे कि भाई हमारे पैसे। तो जब पूरी इन्वेस्टिगेशन की गई तो मालूम पड़ा कि भाई ये लोगों से पैसे ले चुका है ऑलरेडी। और जब हमने आगे मतलब इन्होंने जब देखा, इन्वेस्टिगेशन हुई थी तो कुछ ऑडिट की टीम यहाँ पे आई थी कैमरून अफ्रीका में। तो जब ऑडिटर्स ने जब पूरा ऑडिट वगैरह किया तो मालूम पड़ा कि भाई कुछ अमाउंट का, बड़ा एक अमाउंट का लफड़ा है। कितने बड़े अमाउंट का लफड़ा है और वो क्या लफड़ा था? यानी कि आप ये कह रहे हैं कि नरेश फतलानी जो मर चुका है उसके ऊपर गबन का कोई आरोप था जी। तो वो क्या आरोप था और किस तरीके की हेरफेर थी? एक्चुअली ये जो निकालते थे, टिकटें निकालते थे, ये टिकटों में हेरफेर होती थी। इन लोग टिकटों में हेरफेर कर रहा था, ये फेक टिकट निकाल रहा था लोगों की। और जैसे अभी अमाउंट तो अभी ऑडिटर्स के हिसाब से 1,80,00,000 रुपए का निकल चुका है अभी तक। अभी तो और भी ऑडिटिंग आगे चालू है। तो बस यही बातें हुई थी। अब ये था कि बस अब पूरा इन्होंने हमको बताया कि भाई 1,80,00,000 का है, 1,80,00,000 का। और दूसरा, जब ऑडिट चालू है तो वो ऑडिट्स के साथ बैठा, जो भी था बात हुआ और उसने बता दिया कि भाई उसने कन्फेस किया कि हाँ मैंने चोरी की हुई है। यानी कि नरेश फतलानी जो 25 साल का लड़का अजमेर का है उसने इस बात को एक्सेप्ट किया कि 1 करोड़, इस चीज़ का कोई एविडेंस कंपनी के पास है क्या? क्योंकि परिवार इन सारे आरोपों को नकार रहा है। जी, पूरा एविडेंस है, पूरा ऑडियो है। उसने जो भी कन्फेशन किया हुआ है उसका हमारे पास ऑडियो है। ये जो टिकट्स होते थे जिनको आप अवैध टिकट कह रहे हैं, ये टिकट क्या होते थे? कोई डमी टिकट, कोई एयरलाइन के टिकट, क्या होते थे ये एयरलाइंस टिकट होती थी। ये एक्चुअली डमी टिकट निकाल लेता था और कंपनी में पता नहीं चलता था, लोगों से पैसे ले लेता था। और जब बवाल हो जाता था तब ये सब मालूम पड़ा हमको कि भाई ये गलत हो रहा है। कौन से फ्लोर से नरेश फतलानी गिरा, कूदा? क्या लगता है आपको कि नरेश फतलानी की कोई ये दुर्घटना है या सुसाइड है या किसी ने उसको वाकई धक्का दिया है? क्योंकि परिवारों का आरोप कंपनी के किसी न किसी एग्जीक्यूटिव के ऊपर लगता है कि उसकी हत्या वहाँ पर की गई है। नहीं, ये तो एक हादसा ही है। ना तो कोई हत्या की गई है, ना तो कुछ किया गया है। ये तो एक हादसा है सीधा सीधा। क्योंकि हमने तो बस उनसे बस जो भी था उन्होंने कन्फेशन दिया। अब आगे क्या हुआ इस मॉर्निंग में वो तो हमको मालूम नहीं पड़ा। कोई सीसीटीवी आप लोगों के पास? हाँ, हमारे पास एक क्लिप है जो गिरते हुए दिखा गया है। मतलब 6ठे फ्लोर से तो नहीं दिखा गया है, लेकिन सेकंड, पता नहीं फर्स्ट सेकंड फ्लोर से है वो सीसीटीवी। वो हम आपको दिखा सकते हैं। इसके बाद कितने दिन तक अस्पताल में रहा नरेश और कंपनी ने उसके लिए क्या क्या किया था, ये बता सकते हैं आप? ये गिरा 13 जुलाई को और ये ऑफ हुआ 28 जुलाई को। तो 13 जुलाई से जैसे ये गिरा इसको हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल में लेने जाने के बाद इनके घर वालों को बताया गया। इनका एक कज़िन ब्रदर्स भी है जो वहाँ पे है अफ्रीका में,
कैमरून में ही जिसको बुलाया गया उसने खुद ने देखी पूरी घटना क्या हुई है, कैसा हुआ है, उसने पूरे अपने घर वालों को बताया, इनके परिजनों को भी बताया, हमने भी बताया। प्लस हमने इनके परिवार को ये भी बोला था कि आपके परिवार में से 1 या 2 या 3 बंदे जो चाहे वो आ सकता है, उसका वीज़ा, रहना, खाना पीना सारा कंपनी की तरफ से होगा, तो ताकि उसकी बंदे की अच्छे से हम देखभाल कर सकने के लिए एक परिवार का भी रहना एक ज़रूरी होता है। तो हम लोगों ने इनको बोला, बाय मेल बोला, और हमारे पास मेल के प्रूफ भी है। तो इनमें से कोई नहीं आया बंदा। और क्या कहा परिवार के लोगों ने, कहा क्या कहा जब कंपनी ने ये ऑफर दिया उनको? बस यही बोला कि भाई हम आ नहीं सकते हैं। तो बोला कि नहीं पासपोर्ट नहीं है, और जबकि पासपोर्ट 2-3 दिन में तत्काल में निकल जाते हैं अभी। तो ये था, वो लोग आए नहीं। तो कंपनी ने अपनी तरफ से मेडिकल में सारा सब कुछ किया है, जो भी मेडिकल में लग रहा था, जो भी सब कुछ था, जितने भी पैसे लगे सारे कंपनी ने लगाए, जिसके हमारे पास प्रूफ है। अच्छा, एक बात बताइए मुझे कि पोस्टमार्टम को लेकर क्या हुई है, कैसा हुआ है, उसने पूरे अपने घर वालों को बताया, इनके परिजनों को भी बताया, हमने भी बताया। प्लस हमने इनके परिवार को ये भी बोला था कि आपके परिवार में से 1 या 2 या 3 बंदे जो चाहे वो आ सकता है, उसका वीज़ा, रहना, खाना पीना सारा कंपनी की तरफ से होगा, तो ताकि उसकी बंदे की अच्छे से हम देखभाल कर सकने के लिए एक परिवार का भी रहना एक ज़रूरी होता है। तो हम लोगों ने इनको बोला, बाय मेल बोला, और हमारे पास मेल के प्रूफ भी है। तो इनमें से कोई नहीं आया बंदा। और क्या कहा परिवार के लोगों ने, कहा क्या कहा जब कंपनी ने ये ऑफर दिया उनको? बस यही बोला कि भाई हम आ नहीं सकते हैं। तो बोला कि नहीं पासपोर्ट नहीं है, और जबकि पासपोर्ट 2-3 दिन में तत्काल में निकल जाते हैं अभी। तो ये था, वो लोग आए नहीं। तो कंपनी ने अपनी तरफ से मेडिकल में सारा सब कुछ किया है, जो भी मेडिकल में लग रहा था, जो भी सब कुछ था, जितने भी पैसे लगे सारे कंपनी ने लगाए, जिसके हमारे पास प्रूफ है। अच्छा, एक बात बताइए मुझे कि पोस्टमार्टम को लेकर कोई बात हो रही थी जिसमें शायद कंपनी पोस्टमार्टम इंडिया में नहीं कराना चाहती थी, या एम्बेसी के कई नियम जो हैं वो आड़े आ रहे थे। क्या डिमांड, परिवार ने कुछ बोला होगा ना जब नरेश की वहाँ पर डेथ हो गई उसके बाद? अब जैसे उसकी डेथ हुई तो वहाँ पे तो पहले FIR दर्ज था नरेश के नाम पे। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उसका इलाज भी चल रहा था। अफ्रीका में दर्ज थी FIR? जी, अफ्रीका में। क्या FIR थी दर्ज? FIR यही थी कि चोरी का गबन किया हुआ है इसने। ये कंपनी ने नरेश पे करा रखा? हाँ, ये उसके डेथ से पहले का है। ठीक है। और जब इसका ये हो गया तो घर वालों को बताया, इसके कज़न अमित को भी बुलाया गया कि भाई बंदा ऑफ हो गया है, ये नरेश जो लेट नरेश है ये ऑफ हो गए हैं, तो आप आके थोड़ा इनके साथ जो भी फॉर्मेलिटी होती है वो ब्लड रिलेशन वाले करते हैं। तो हमने उनको बोला कि भाई आप आ जाइए, कोई भी एक बंदा, आप लोग आके फॉर्मेलिटीज़ का है जो भी है आप लोग कर लीजिए। तो भी कोई नहीं आया। हमने उनसे ये भी बात मेल पे करी थी। और रही पोस्टमार्टम की बात, हमने उनको, वहाँ पे पुलिस का था तो हमको पोस्टमार्टम कराना ही था। तो हमने इनको बोला कि भाई आप पोस्टमार्टम करवाते, तो इन्होंने बोला कि नहीं, हमारे भैया की बॉडी हमको जल्द से जल्द यहाँ पे चाहिए, क्योंकि पोस्टमार्टम के लिए अब पोस्टमार्टम होता है फिर रिपोर्ट्स आती हैं। तो वो लोग वेट करने को तैयार नहीं थे। तो हमने उनको यही बात बोली कि भाई आप ऑफिशियली हमको बोल दीजिए, अथॉरिटी दीजिए, तो ही हम आगे का प्रोसीजर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रोसीजर करना पड़ता है उस चीज़ों के लिए। बस यही था। तो वो लोग ने अपनी तरफ से हमको मेल किया कि हाँ आप लोग बॉडी भेज दीजिए, पोस्टमार्टम कराने की ज़रूरत नहीं, उसका भी प्रूफ है हमारे पास बाय मेल। उसके बाद नरेश की बॉडी को आप इंडिया लेकर आए? उसके बाद मैं बॉडी को इंडिया लेके आया। मैंने उनके दिल्ली में उनके 4 बंदे आए थे। मैंने उनके साथ सारी जो भी फॉर्मेलिटी थी वो पूरी की। सारे डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट्स, जो भी उसके होते हैं लीगल डॉक्यूमेंट्स, सब मैंने उसके हाथ में उसको। अच्छा, एक बड़ा आरोप है ना इसके, जो नरेश के परिवार के लोग हैं वो आपके ऊपर ही लगा रहे हैं कि अफ्रीका जब भी कोई काम करने के लिए जाता है तो आप लोग उसके पासपोर्ट्स को अपने पास रख लेते हैं, उसको अपने पास रखते हैं, कोई मांगता है कोई कर्मचारी तो उसको नहीं देते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है? ये भी कहा जा रहा है कि उसने पासपोर्ट जैसे तैसे आप लोगों से लिया था। ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली क्या होता है कि वहाँ पे आप जब भी देखोगे ना तो वहाँ पे ID कार्ड्स निकलते हैं और पासपोर्ट्स होते हैं। अब पासपोर्ट भी कंपनी के पास भी होते हैं और हमारे पास भी होते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्राइम है। वहाँ पे कैसा होता है कि भाई हर जगह पे आप कहीं पे भी, अफ्रीका ऐसा है कि आप कहीं पे भी जाओगे, अगर आपका पासपोर्ट वगैरह कुछ भी गुम हो गया तो आपको वापस उसको करने के लिए बहुत बड़े प्रोसीजर्स होते हैं। तो इसके लिए तो एम्बेसी भी जा सकता है कोई भी शख्स? हाँ, कोई भी शख्स एम्बेसी जा सकता है, लेकिन कंपनी क्या प्रेफर करती है कि भाई कंपनी के सेफ लॉकर में पड़े रहे, तो सेफ रहते हैं वो, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास ID कार्ड्स तो उधर सबके पास होते ही हैं। तो बिना ID कार्ड के आप जा नहीं सकते हो, नहीं तो आपके ऊपर बोलेंगे वीज़ा नहीं है, ये नहीं है। तो इसके लिए पासपोर्ट एज अ सेफ लॉकर में रहते हैं सबके। ओके, तो लॉकर से नरेश ने पासपोर्ट अपना विड्रॉ कर लिया था या आप लोगों ने दिया था? नहीं, उसने खुद ने चुराया लिया था पासपोर्ट भी।
उसके बाद नरेश कहाँ जा रहा था? एक्चुअली उसने ना भागने की फिराक में था वो 4 तारीख को। उसने एक केनिया की टिकट भी निकाल ली थी और वीज़ा वगैरह निकाल ली थी। वहाँ केनिया के जाने के लिए उसने अपना पूरा तैयार कर लिया था, जो हमारे पास उसकी टिकट भी है। उसने टिकट वगैरह जहाँ सब निकाल ली थी, फिराक में था। एक्चुअली उसके पासपोर्ट पे एक कवर लगा था, उसने वो कवर उधर रख के और पासपोर्ट निकाल लिया था अपने पास। ओके, तो भागने की फिराक के दौरान आप कह रहे हैं ये पूरा हादसा हुआ है? ये 4 तारीख को हुआ था। ये 4 तारीख को भाग रहा था केनिया, क्योंकि जब ऑडिटिंग चल रही थी तो ये 4 तारीख को भागने की तैयारी में था। तो ये हादसा उसी दिन हुआ? नहीं, ये हादसा 13 तारीख को हुआ है। इतने दिन का जो गैप आ रहा है, इसी को परिवार के लोग संशय के घेरे में देख रहे हैं। क्योंकि ये तो हमको तो मालूम नहीं था कि ये भागने की फिराक में है। और दूसरी चीज़, जब तक ऑडिटिंग ऐसी नहीं होती, ऑडिटिंग बहुत बड़ी होती है, तो ऑडिटिंग करने को टाइम लगता है, इजी नहीं होता है। क्योंकि वहाँ पे क्लेम करने वाले बहुत जन आ रहे थे, एक जन क्लेम करने नहीं आ रहा था, एक के पीछे एक, और क्लेम्स की टिकट्स बहुत ज़्यादा होती हैं, तो उसको चेक करने के लिए ईजी नहीं होता है, तो उसको चेक करने के लिए भी कुछ समय चाहिए होता है। आज कोई बड़ी कंपनी की अगर ऑडिटिंग होती है तो इट्स नॉट ईजी, उसको थोड़ा वक्त लगता है करने के लिए। तो ऐसा नहीं था कि कुछ हमने एक्शंस नहीं लिए थे, वहाँ पे एक्शंस ऑडिटिंग के पूरे चालू थे। जितने भी ऑडिटर्स थे वो सारे ऑडिटिंग कर रहे थे उधर बैठ के। अच्छा, हरिओम ट्रेवल्स, अब जितने आरोप परिवार ने लगा दिए, आपने आके अपना पक्ष भी आज बता दिया है, परिवार के लोगों के लिए क्या कहेंगे? उनका बेटा तो चला गया और जितने गंभीर आरोप उन्होंने आपके ऊपर लगाए, ऐसे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप लोगों के बीच अब कोई वार्तालाप हो पा रहा है। नहीं, अब मैं तो, आप कंपनी के एग्जीक्यूटिव के तौर पर यहाँ पर हैं, इसलिए मैं ये चीज़ जानना नहीं, मैं तो सिर्फ बॉडी देने आया था जो भी था, और लीगल डॉक्यूमेंट लेके आया था जो ये थे। बाकी मैं तो बोल ही नहीं सकता हूँ कंपनी। चलिए, आपको एक चीज़ इसमें महत्वपूर्ण ये बता देते हैं कि हरिओम ट्रेवल अफ्रीका की ये जो कंपनी है, इस कंपनी का अजमेर में कोई दफ्तर नहीं है, अजमेर का इस कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन नरेश फतलानी इस कंपनी में कर्मचारी थे और अजमेर का ही ये एक लड़का था। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हरिओम ट्रेवल्स के कोई पर्टिकुलर कोई मालिक, कोई डायरेक्टर स्पेसिफिक नहीं है। इसमें मल्टी इन्वेस्टर्स होते हैं जो अलग अलग तरीके से इस कंपनी में निवेश करते हैं और एक डायरेक्टर को चुनते हैं और वो शख्स इस कंपनी को चलाता है। हालांकि परिवार के आरोप बेहद गंभीर हैं और उन आरोपों पर पुलिस फिलहाल आगे की जांच कर रही है। कैमरा पर्सन राजवीर के साथ सुशील पाल, टीवी इंडिया, अजमेर।